हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का बुक नंबर 3 का लेसन नंबर 10, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। आप लोग की जानकारी बता दूं, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 3 होने वाला, क्योंकि दो लेक्चर वीडियो जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़ा है, एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है, इस वजह से हमने क्या है दो लेक्चर वीडियो पहले ही कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने पहले की दो लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको दोनों लेक्चर वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको ज्यादा अच्छे से ज्यादा बेहतर तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए। और हाँ, इससे पहले हमने 9 चैप्टर जो है उनको भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, ध्यान से आप कॉपी पेन लेके बैठे, फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। ठीक है, तो ज्यादा फर्क ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, क्योंकि दो लेक्चर वीडियो जो है हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। और जो भी स्टूडेंट्स यानी लेक्चर 2 देख के आए तो उनको पता होगा कि जो लास्ट जो हमने एंड किया था, हमने यहां तक एंड किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है लेक्चर 2 तो आप लोगों को वापस लेक्चर 1 और 2 देख के आना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर जो है समझ में आएगा। और हाँ, आज का जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है कि लेक्चर 3 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नई राजस्व प्रणाली, यानी एक नई राजस्व प्रणाली। राजस्व मीन्स क्या होता है? टैक्स, यानी राज पर लगाया गया कोई भी टैक्स, या फिर एक नई प्रणाली कह सकते हो, नीति कह सकते हो। ठीक है, एक नया कानून कह सकते हो जो कि अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। बाकी हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो सारी चीजें हमें क्लियर होती जाएंगी। इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? एक नई राजस्व प्रणाली। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के दूसरे हिस्सों में विस्तार हुआ, जैसे जैसे ब्रिटिश जो शासन था, ब्रिटिश जो साम्राज्य था, जैसे जो बढ़ता गया बंगाल से भारत के दूसरे हिस्सों में भी जब फैला तो उन्होंने उसने क्या किया? अपना विस्तार किया, यानी विस्तार क्या बढ़ता चला गया। ठीक है, वहां भी राजस्व की नई नई प्रणाली को लागू किया गया, वहां भी उन्होंने टैक्स की नई नई प्रणालियों को क्या किया? लागू किया। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। 1810 के बाद खेती तथा उपज की कीमतें बढ़ी, यानी कि सन 1810 के बाद क्या हुआ? खेती तथा उपज यानी खेती की सीमाओं को बढ़ा दिया गया। और जब सीमाएं बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है हमारी उपज में भी वृद्धि होगी ना, क्योंकि खेत पहले अभी इतना सा है। ठीक है, अब ये खेत अगर इतना हो जाए तो जाहिर सी बात इससे बड़ा होगा तो उपज भी हमारी बढ़ेगी, प्लस कीमतें भी बढ़ी। लोगों जब देखो, जब डिमांड होगा, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग काम होगा। जब हमारा क्या होगा? जब डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, जब डिमांड बढ़ेगी और सब तभी हम क्या करेंगे? अपनी सप्लाई को भी बढ़ाए, सॉरी, डिमांड बढ़ेगी तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे। सप्लाई कैसे बढ़ेगा? हमें अपने संसाधन को, जो अपनी फैक्ट्री है जहां खेती हो रही है, उसको क्या हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? जब डिमांड ज्यादा होगा तो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होता है? प्राइस भी इंक्रीज होता जाता है। ये हमारी इकोनॉमी है। ठीक है, जिसके कारण जमींदारों की कमाई बढ़ी, जिसके कारण क्या हो? जमींदारों की कमाई बढ़ी। ठीक है, अब कैसे बढ़ी वो देख लेते हैं। क्योंकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत निर्धारित की गई थी। आप लोगों को पता होगा, हमने लेक्चर 1 में ही पढ़ लिया था कि हमारा क्या लागू किया गया था इस अंग्रेजों के द्वारा? इस्तमरारी बंदोबस्त, या फिर आप कह सकते हो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। इस्तमरारी रैयतवाड़ी व्यवस्था बाद में लागू किया था, पहले इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या था कि अंग्रेजों ने क्या कहा था? एक जैसे किसान है, ठीक है, किसान से ये ए पर्सन है, उसने जो भी कृषि करेगा उसके उस गांव का एक जमींदार होता है, वो एक एजेंट खड़ा करता था कि तुम्हें इन सारे लोगों से क्या करना है? कि इन सब से टैक्स वसूल करना है और मुझे आपको तुम लाके दे देना है। एक बार मैं इसको क्लीन करता हूँ, उसका एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा गया था? ये हमारा एक खेत है, ये हमारा ए पर्सन जो है किसान है, ठीक है, और यहाँ पे ये आर जो हमारा राजा है, और यहाँ पे जे जो है हमारा ये जमींदार है। ठीक है, किसान क्या करेगा? खेती करेगा, उपज करेगा, बेचेगा। और देखो, किसान क्या करेगा? इसको जाके जमींदार को कर देगा। ठीक है, यानी टैक्स देगा, राजस्व देगा। अब जमींदार क्या करता था? वो राजा को देता, तो राजा क्या करता था? एक निर्धारित कर देता था कि मुझे महीने का 100 रुपए या फिर साल का 100 रुपए चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं था, वो इतना कम तो निर्धारित नहीं, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्या करता? मुझे 100 रुपए सालाना चाहिए। अब इसमें देखो, राजा ने क्या निर्धारित, जो वहां का जो शासक था, ब्रिटिश शासन था, उसने क्या निर्धारित किया? मुझे साल का 100 ही रुपए चाहिए। वो 100 रुपए लेगा, चाहे तुम 90 कमा लो, चाहे तुम 100 कमा लो, वो 100 लेगा ही तुमसे। कौन? ब्रिटिश शासन। तो किसान से क्या करता? जो जमींदार था, जब किसानों की वृद्धि हुई, ठीक है, कमाई भी बढ़ी, उपज भी बढ़ा, सीमा भी बढ़ा, तो क्या हुआ? जमींदारों ने ये किया कि जमींदार उनसे कर बढ़ाने लगे। कल कैसे बढ़ा? इनकी इनकम देखा कि भाई अब ज्यादा हो रही है, तो क्या क्या किसान जमींदार ने बोले कि अब तुम्हें इतना पे करना है, यानी कि तुम्हें कितना पे करना है? हर बंदे को 150 रुपए करना है। ठीक है, 50 रुपए जो आया कहाँ आया? इसकी पॉकेट में गया, ये
इसकी इनकम है। तो जमींदार इसी वजह से अमीर होते चले गए। देना कितना था, हमें 100 रुपये ही देना था। हम कमा इन खेच रहे हैं, हम जब किसान से कितना ले रहे हैं, 150 रुपया। कितना ले रहे हैं, 150 रुपये। दे कितना रहे हैं, 100 रुपये, 50 रुपये अपनी पॉकेट में, है ना। तो ये था हमारा जमींदारों की कमाई बढ़ने का, या फिर जमींदार बड़े हुए, ये उनका कारण था। ठीक है, ठीक है। बाकी निर्धारित की गई थी, जिसके कारण ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश जो सरकार थी, इस बढ़ी हुई आमदनी है, जो आमदनी बढ़ी उसकी, इस बढ़ी हुई आमदनी में अगर मुझे मान लो मुझे पता भी चल जाए, जैसे मैं आप ब्रिटिश शासन है आपका, ठीक है, अगर आपको पता भी चल जाता है कि मैंने उस बंदे से 500 लिया है और आपको पता है भाई मुझे तो 400 देगा, 100 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, तो इस बढ़ी हुई आमदनी में आपका कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उससे 400 लिया, आपका हक कितना था, ओनली 400 पे ही है। ठीक है, क्योंकि आपने 400 ही निर्धारित किया, किसके अंतर्गत, इस्तेमारी बंदोबस्त के अंतर्गत। क्लियर है? ठीक है। आमदनी में अपने भाग के लिए कोई भी दावा नहीं कर सकती थी तथा किसान कर्ज में डूबता जा रहा था। दिन प्रतिदिन किसान क्या हुआ, कर्ज में डूबता जा रहा था। इसको देखते हुए अंग्रेजों ने अपनी आय वित्त संसाधन भू राजस्व को बढ़ाना चाहा। यानी कि इसी चीज को देखते हुए जब उन्हें पता चला तो उन्होंने क्या कहा कि यार ये तो ज्यादा जमींदार जो अमीर होते जा रहे हैं, ये तो एक टाइम पे हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो क्या क्या अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी आय वित्त संसाधन को बढ़ाने के लिए तो क्या उन्होंने भू राजस्व को क्या हुआ, बढ़ाने का सोचा या चाहा उन्होंने। ठीक है, तथा एक नई राजस्व प्रणाली का उदय हुआ। तथा एक क्या हुआ, नई राजस्व प्रणाली का उदय हुआ। जैसे दक्कन में सबसे पहले कहां पे है, दक्कन में। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इसको भी देख लेंगे हम। ठीक है, देखो कहां पे, जो हमारा दक्कन था, दक्कन में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू की गई। अब हम देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था आखिर है क्या। मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को जमीन का मालिकाना हक दिया गया था या दे दिया गया था। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया था कि पहले जो लोग किसान कृषि करते थे, तो जमींदार जो थे ना, वो जमींदारों के नाम पे होती थी, कृषि कोई और करता था। कृषि किसान करते थे, लेकिन जमीन का मालिकाना हक उनके पास नहीं होता था। किसके पास होता है, वो जमींदारों के पास ही होता था। लेकिन अब अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। इसमें यह कहा कि जो किसान का जो मालिकाना हक होगा या जमीन का जो मालिकाना हक होगा वो किसानों के पास ही होगा। जो इस पे कृषि करेगा, खेती करेगा, उसी के पास मालिकाना हक होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत था। और वह सीधे सरकार को भू राजस्व देते थे। यानी सीधे क्या करते हैं, सीधे मतलब कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये रहा ब्रिटिश कंपनी पहले, अब राजा, और ये रहा किसान। यानी ये यहाँ पे आर और यहाँ पे किसान। ठीक है, किसान डायरेक्ट किसको देने लगा, राजा को। अब इसमें बिचौलिया का कोई काम ही नहीं था। ठीक है, इस तरीके से काम हुआ। इस व्यवस्था को सर थॉमस मुनरो ने 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू किया था। इस व्यवस्था को सर थॉमस मुनरो नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ब्रिटिश अधिकारी था। उसने इस चीज को क्या था, इस चीज को उसने लागू किया था या फिर शुरू किया था। यह व्यवस्था सबसे पहले तमिलनाडु में लागू की गई थी। यह व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की थी, तमिलनाडु में लागू की गई थी। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, सर थॉमस मुनरो, ठीक है, प्लस ये क्या है, तमिलनाडु, दक्कन, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, ये सब चीजों को ना आप लोगों को हाईलाइट करना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। क्यों, ये आपसे एक नंबर में जरूर पूछेगा, बाय चांस आ सकता है, जरूर तो मैं 100% 80% है कि आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। और बाद में महाराष्ट्र, असम, पूर्वी पंजाब और कई राज्यों में भी ये चीज को फैलाया गया। किस व्यवस्था को, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। रैयत मीन्स क्या होता है, रैयत मीन्स किसान ही होता है। ठीक है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस व्यवस्था में राजस्व राशि सीधे किसानों के साथ तय कर दी जाती थी। इस व्यवस्था में जैसे क्या था पहले, एक बार मैं इसको वापस क्लीन करता हूं। हाँ, पहले क्या था, मैं कलर चेंज करूंगा इसका। देखो पहले क्या था, ये रहा हमारा किसान, ठीक है, ये रहा हमारा जमींदार और ये रहा हमारा राजा। राजा क्या करता था, राजा इससे जमींदार से सीधा कांटेक्ट करता है। वो कहता है मैं साल में तुमसे 100 रुपए लूंगा। अब किसान जो जमींदार है वो किसान से क्या कहता है, मैं तुमसे 150 रुपए लूंगा, मैं तुमसे 150 रुपए लूंगा। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे बिचौलिए का काम किसका, कौन कर रहा है, यहाँ पे जमींदार बिचौलिए का काम कर रहा है। तो अब क्या हुआ, अब डायरेक्ट किसान किसके साथ जुड़ गया, राजा के साथ। राजा के साथ डायरेक्ट ही कर लिया कि भाई मुझे तुमसे 150 रुपए, 200 रुपए जो भी चाहिए, मैं तुमसे इतना लूंगा, सालाना, मंथली, जो भी है, 6 महीने, 3 महीने, जो भी होता है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जो भी लूंगा मैं तुमसे लूंगा। लेकिन डायरेक्ट इसमें बिचौलिया काम ही खत्म, डायरेक्ट किसान और शासन, ठीक है, शासक, ठीक है। इस व्यवस्था सीधे तय कर दी जाती थी तथा इस व्यवस्था के कारण अलग अलग जमीनों से होने वाले औसत आय तथा किसानों की क्षमता का अनुमान भी लगता था। इसी चीज को देखते हुए क्या हुआ था, इस व्यवस्था की वजह से क्या हुआ कि जो अलग अलग जो जमीनें थी ना, उन पे जो औसत आय था, यानी उसका क्या कीमत है, उसकी कीमत का पता चलता, प्लस किसानों की क्या क्षमताएं हैं, वो कितना कर सकता है, उसका भी हमें अनुमान लगता था।
इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सरकार के भाग के तौर पर एक अनुपात तय कर दिया जाता था। मान लो जैसे कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए, ठीक है, मैंने आपसे 100 रुपए लिए, अब मैंने 200 रुपए की इनकम जनरेट की, तो मेरे माइंड में क्या आएगा? मेरे माइंड में आएगा भाई 100 रुपए मुझे उसको देना, तो मैं आपके हिस्से के तौर पे 100 रुपए को क्या कर दूंगा? अलग कर दूंगा, यानी तय कर दूंगा। तो यही वो चीज है कि सरकार के हिस्से का जो भाग था पहले ही एक अनुपात का तय कर दिया जाता था। प्रत्येक 30 वर्ष के बाद, यानी हर 30 वर्ष के बाद क्या होता था? पश्चात भूमि फिर से सर्वेक्षण की जाती है, भूमि का दोबारा से जांच पड़ताल किया जाता है, भूमि कितनी उपजाऊ है, क्या है, इस भूमि की सीमा बड़ी है, उसे राजस्व में वृद्धि प्लस उसमें जो है थोड़ी अगर कमी करनी है, वृद्धि करनी है, तो सारी चीजें करते थे। लेकिन वो लोग वृद्धि तो कमी तो करते नहीं, डायरेक्ट वृद्धि ही करते थे। तो डायरेक्ट हम वृद्धि की ही बात करेंगे, ठीक है। देखो, प्रत्येक 30 वर्ष के पश्चात भूमि का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था तथा राजस्व की दर में उनके अनुसार वृद्धि की जाती है, जिस जैसे भी उसकी है उसके अनुसार राजस्व में वृद्धि की जाती है, टैक्स में वृद्धि की जाती थी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। राजस्व का जो था टैक्स है, ठीक है, मांग यानी कि जो अंग्रेजों द्वारा मांग किया गया, प्लस किसान कर्ज में कैसे डूबा वो। अब यहाँ देखने वाले एक और व्यवस्था आती है, बहुत गंदी व्यवस्था आ रही है, जिसमें किसान दम मरने को तैयार हो चुका होता है, ठीक है। अब देखो, उसके आसपास के लोग ही उसको मारने के लिए तुले हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन आप पढ़ेंगे और मजा आएगा। देखो, बंबई दक्कन में प्रथम राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। यानी कि बंबई दक्कन में जो प्रथम राजस्व जो बंदोबस्त था, इसको कब किया गया था? 1820 के दशक में किया गया था, ठीक है। मांगा गया कर इतना ज्यादा था कि जो स्टार्टिंग की जो मांग थी ना, स्टार्टिंग मांग की जो ज्यादा इतनी ज्यादा थी कि कई जगह पर कृषक यानी किसान अपने गांव छोड़कर नए इलाकों में चले गए। यानी कि किसानों के लिए मांगा गया स्टार्टिंग कर ही इतना ज्यादा था कि उसको पे ही नहीं कर सकते थे, उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। तो कई लोग क्या कहते हैं, अपने गांव द्वार ही छोड़ के चले जा रहे थे दूसरे गांव में, नए गांव में, ठीक है। फसल हो या ना हो, फसल हो या ना हो, वर्षा हो या ना हो, किसानों को कर वसूला जाता था, किसानों से कर वसूला जाता ही था, किसान को कर चुकाना ही था। क्योंकि अब देखो यहाँ पे अंग्रेजों ने एक चीज तो बढ़िया, बिचौलिया काम तो जमींदार को हटा दे, लेकिन जमींदार क्या थे, थोड़े बहुत उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, यानी थोड़ा बहुत अगर देख रहे भाई परेशानी में, तो थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट भी करते थे किसानों को, क्योंकि उनके साथ। लेकिन जो अधिकारी थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको कोई मतलब नहीं था इससे, उससे वो एकदम निर्दयी थे, उनको कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें बस टाइम पे टैक्स चाहिए, चाहे तुम जीरो मरो, तुम्हारी फसल हो या ना हो, हमें अपने पैसे से मतलब है। इतना क्लियर है? ठीक है। यदि किसान कर नहीं चुकाते थे तो उनकी जमीन, यहाँ पे जमीन आएगा, ठीक है, उनकी जमीन छीन ली जाती थी, उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, पूरे गांव पर जुर्माना लगा देता तथा क्या कहता, पूरे गांव पर जुर्माना लगा दिया जाता था। अब देखो यहाँ एक और बात आती है। अब देखो क्या आया यहाँ पे, जब कोई किसान है वो अपनी, जैसे कि एक किसान है, ठीक है, ये अगर कर नहीं चुका पा रहा है तो क्या करते थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो यहाँ पे राजा था, या फिर आप अंग्रेज कह सकते हो, अंग्रेज के लिए अपन ए ले लेते, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, वो क्या करते थे, इनकी जमीनें थी ना वो छीन लिया करते थे, जमीनें छीन लिया करते थे। प्लस इसके बदले का अगर इसको 150 रुपए चुकाना था ना, तो इसका 150 के पूरे गांव के ऊपर बांट देते थे कि भाई तुम्हें चुकाना पड़ेगा, अब इसका पैसा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो ये आसपास के जो लोग थे ना, ये क्या फोकट के बैठे, ये क्या कहते थे, तुम कैसे भी चुकाओ, हम तुम्हारी वजह से परेशानी में नहीं आना चाहिए, मैं तेरी वजह से परेशानी में नहीं फंसना चाहिए। बहुत अजीब सा लैंग्वेज हो गया है ना, ऐसा ये लोग कहते थे। तो क्या करता है किसान, एक मजबूर होकर के क्या करता था, ऋणदाता से जाके लेता था कर्ज और फिर चुकाता था अंग्रेजों का पैसा या फिर कर, ठीक है, इस वजह से, ताकि पूरा गांव बच जाए, यानी कि गांव भी इसमें शामिल होते, गांव के लोग भी, अपने लोग भी शामिल हो जाया करते थे। इस बदतर हालत तक किसान पहुंच चुके थे, इसलिए किसान का कर्ज। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या अधिक विकट हो गई, यानी कि 1830 के दशक तक आते आते ये समस्या थी ना और अधिक बढ़ गई। कैसे बढ़ी? सन 1832 के पश्चात, सन 1832 के पश्चात क्या हुआ, खेती की पैदावार के मूल्य में तीव्रता से कमी आई, तीव्रता से बहुत तेज क्या हुआ, कमी आई। करीब 1.5 दशक तक इसी स्थिति में इस स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया, तकरीबन 1.5 दशक, यानी कि 1500 साल तक, ठीक है, 1.5 दशक यानी कि 1500 साल तक में कोई भी इसमें सुधार देखने को हमें नहीं मिला। अब देखो इसके फलस्वरूप 15 साल तक, ठीक है, 1500 नहीं 15 साल तक, इसके फलस्वरूप किसानों की आमदनी में भी और कमी आई, इसके फलस्वरूप किसानों की आमदनी में और कमी आई। इसी दौरान
1832 से 1834 के वर्षों में देहाती क्षेत्र अकाल की चपेट में आ गया। किसान था ना, किसानों की जो आमदनी थी उसमें बहुत तेजी से कमी आई। क्यों? क्योंकि भाई विकट समस्या थे, पैदावार के जो खेती की जो पैदावार थी उसके मूल्य में बहुत तीव्रता से कमी आने लगी। 1.5 दशक तक यही हाल बना रहा। ठीक है, देखो 1 दशक कितना होता है, जैसे कि हम लेते हैं 70 से, ठीक है 70 से शुरू हुआ, ये जाएगा हमारा कहाँ तक, 79 तक, ये होता है हमारा 1 दशक। ठीक है, अब इसी से अंदाजा लगा लो, तो यानी कि तकरीबन 14 साल का, मैं 15 साल अपना एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा। तो 1832 से 1834 के दशक में बीच में क्या हुआ, जो इनकी स्थिति थी ना और ज्यादा बेकार हो चुकी है। देहाती क्षेत्र जो अकाल की चपेट में आ चुका था। दक्कन का 1/3 पशुधन, पशुधन क्या होता है, जो पशु वगैरह होता है ना, जो पशु पालते हैं, पशुधन यानी कि जानवरों से मिलने वाला जो हमें धन था, पशुधन। और पशुधन क्या था, मौत के मुंह में चला गया। गाय भैंस मुर्गी जो भी था, जो बकरा बकरी, सब क्या हुआ, मौत के मुंह में चले, क्योंकि अकाल पड़ चुका, खाएंगे क्या, सूखा पड़ रहा है ना। तो पशुधन मौत के मुंह में चला गया। मनुष्य आबादी की मौत का शिकार होता है। मनुष्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मौत का शिकार होता जा रहा था। जो बच गया था उनके पास उस संकट को झेलने के लिए साधन नहीं था। जो लोग बचे हुए थे उनके पास उस संकट से, यानी जो संकट आया था उस संकट से लड़ने के लिए कोई भी साधन नहीं था। अभी आपको एक अपने हाल फिलहाल का ही अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारे पास कोरोना टाइम आया था। जिसके पास पैसा था वो तो बैठ के आराम से खा लिया 2 साल, और जिसके पास पैसा नहीं था उसके लिए तो बहुत बुरी हालत थी ना, बहुत बुरी हालत थी। तो तन टाइम बिताने के लिए क्या, जिसके जो बच गया है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं था लेकिन वो बच गए हैं, अभी है वो, तो उनके पास क्या सर्वाइव करने के लिए अभी पैसा है नहीं है, वो अभी कमा रहे खा रहे, उनके पास कोई भी पैसा, मतलब कि बचा हुआ पैसा या बैंक बैलेंस नहीं बचा है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, राजस्व की बकाया राशि आसमान छूने लगी थी। जो टैक्स की जो बकाया राशि वो आसमान छूने लगी थी, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर जा चुकी थी। किसानों को कर्ज भी लेना पड़ रहा था, उस चीज को चुकाने के लिए किसानों को कर्ज भी लेना पड़ रहा था। बहुत से किसान इस कर्ज की राशि को चुकाने में असमर्थ थे। बहुत से किसान इस कर्ज जो उन्होंने कर्ज लिया ना उसको चुकाने में भी असमर्थ हो चुके थे। ठीक है, किसान ऋणदाताओं पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने लगे थे। किसान जो थे ऋणदाता कौन होता है, जो हमें ब्याज पे पैसा देता है, जो हमें कर्जा देता है, वो ऋणदाता होता है। ठीक है, जो किसान क्या था उनके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो चुके थे, निर्भर हो चुके थे। बहुत से किसानों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा था। बहुत से ऐसे किसान को रोजमर्रा यानी डेली लाइफ यूज के लिए भी क्या करना पड़ता था, ऋण यानी कर्ज लेना पड़ रहा था। डेली लाइफ में क्या आ सकता है, आटा आ सकता है, चावल दाल गेहूं, ठीक है, सब्जी वगैरह लाना है, ठीक है, ये सारी चीजें, इन चीजों के लिए भी हमें ऋण लेना पड़ रहा था। अब आता है तकरीबन, देखो 1830 की बात हुई यहाँ पे अकाल कब पड़ा था हमारा, 1830 में। ठीक है, 30 में पड़ा। अब अंग्रेजों की आंख खुलती है 1840 में। 1840 के मध्य में अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि 1820 में जो राजस्व की दर लागू की गई थी, फालतू में इतना पीछे यहीं पे लिखा हुआ है ना, 1820 में जो लागू की गई थी जो व्यवस्था, देखो व्यवस्था लागू की गई थी 1820 में, लेकिन अकाल का पड़ा 1830 में। ठीक है, देखो 1840 के मध्य में अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि 1820 में जो राजस्व दर लागू की गई थी वह बहुत अधिक और बहुत कठोर और अधिक थी। इसलिए राजस्व राशि 1845, यानी कि फिर भी सोचने में भी ना 5 साल का टाइम लगा, 1845 के बाद कम कर दिया गया। 1845 के बाद क्या हुआ, राजस्व को कम कर दिया गया, क्योंकि उनको भाई इनकम ही नहीं हो रही, किसान मर रहा है, गांव छोड़ के भाग रहा है। जब वो खुद ही नहीं कमा पा रहा, खुद खा नहीं पा, तुम्हें कहां से देगा। तो राजस्व की राशि जो घटती जा रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, 1845 में इसको कम किया, किसको, राजस्व को, टैक्स को। सन 1845 के पश्चात कृषि उत्पादों के मूल्य में धीरे धीरे वृद्धि होती गई। यानी कि सन 1845 के बाद जो कृषि उत्पादन, कृषि में जो उत्पाद हुआ, फसल की जो उत्पाद हुई, उसके मूल्य में धीरे धीरे वृद्धि होती गई। कृषक अपने कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी करने लगे। जो कृषक थे, जो किसान थे, अपने कृषि क्षेत्र में क्या करना, बढ़ोतरी करने लगे, उसका विस्तार करने लगे। इसके लिए वह गोचर, यानी गोचर जहाँ पे गाय बैल को बांधने के लिए गोचर भूमि होती है ना, या फिर गाँव चराने के लिए, जहां पे देखो, जहां पे पहले किसी प्रकार की कृषि या फिर बंजर ना की गई हो, यानी कि जहां पे पहले कोई कृषि ना की हो, प्लस वो बंजर भूमि ना हो। ठीक है, जमीनों को भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया। गोचर भूमि था, उसको क्या किया, जमीन कृषि के रूप में, कृषि भूमि के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया, गोचर भूमि को। इतना क्लियर है। ठीक है, अब किसानों को अपनी कृषि का विस्तार करने हेतु ज्यादा हल बैलों की आवश्यकता थी। अब जो किसान थे ना, उनके पास एक इच्छा जागी, भाई
कर कम हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे आने वाले अच्छे दिन। अब हमें अपनी कृषि को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए हमें क्या चाहिए, हल चाहिए और बैलों की आवश्यकता है। हमें एक हल चाहिए और 2 बैल तो चाहिए ही, क्योंकि हल को खींचने के लिए 2 बैल के जोड़े होने जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, आवश्यकता थी उन्हें बीज तक भूमि को क्रय करने के लिए, यानी जो बीज था ना, बीज तक जो भूमि थी, ठीक है, बीज तक भूमि को क्रय करने के लिए नहीं, धन की आवश्यकता थी। यानी बीज खरीदने के लिए प्लस भूमि को करने के लिए हमें क्या थी, धन की आवश्यकता थी। इन सब को खरीदने के लिए उन्हें पुनः ऋणदाता की आवश्यकता पड़ी। इन सभी चीजों को खरीदने के लिए उन्हें क्या हुआ, पुनः ऋणदाता की आवश्यकता पड़ी। वापस वो किसके पास गए, ऋणदाताओं के पास गए। बोला अब हमारे अच्छे दिन आने वाले, खुश हो गए वो, ठीक है। अब देखो फिर पड़ेगा उनको फटका एक बार, ठीक है। अब देखते हैं क्या फटका पड़ता है। अब आता है फिर कपास में तेजी आई। कहां पर आए, फिर कपास में तेजी आई। कपास की फसल बहुत महंगी फसल होती है, ठीक है, और बहुत अच्छी फसल भी होती है। तो अब देखते हैं, हम देखते हैं फिर कपास में तेजी आई। यदि बात की जाए ब्रिटेन की, तो यहां पर कच्चे माल के रूप में खरीदे जाने वाला कपास का 3/4 अमेरिका से ही आता है। अगर बात की जाए, हम ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन में जो कच्चे माल के रूप में जो खरीदे जाने वाला जो कपास है, वो 3/4 कहां से आता है, अमेरिका से आता है या फिर इंपोर्ट होता है, ठीक है। तथा ब्रिटेन को यह लगता था कि यदि अमेरिका में कोई संकट आए, तो यदि कोई संकट आ जाता है अमेरिका में, तो हमारा क्या सीधा सीधा असर पड़ेगा, कहां पर पड़ेगा, हमारे कपास के व्यापार पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। सिंपल चीजें हैं, ठीक है। जब 1857 में ब्रिटेन में कपास की स्थापना की गई तथा सन 1859 में मैनचेस्टर काउंटर कंपनी का निर्माण किया गया। देखो 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की क्या हुई, स्थापना की गई। प्लस सन 1859 में क्या हुआ, मैनचेस्टर जो काउंटर कंपनी था उसका निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य था कि संसार के प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन किया जाए। इसका यह उद्देश्य था। इसका मेन इसको खड़ा करने का या स्टेबल करने का या फिर स्थापना करने का मेन पर्पस ही ये था कि हर जगह पर क्या किया जाए, कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन किया जाए, कपास के उत्पादन में सभी का योगदान दिलवाया जाए, सभी देशों को। ब्रिटेन को लगता था कि भारत की जलवायु कपास उत्पादन के लिए बहुत अच्छी है। ब्रिटेन का ऐसा मानना था कि जो भारत की जो जलवायु है वो क्या है, कपास उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तथा यहाँ सस्ता श्रम भी मिल जाया करता है। तथा यहाँ पे क्या है, सस्ता श्रम मिल जाया करता है, हमें सस्ते दामों में मजदूर मिल जाया करते हैं, दिहाड़ी मजदूर जिनकी हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो सन 1861 में गृह युद्ध छिड़ गया। सन 1861 में क्या हुआ, गृह युद्ध छिड़ गया। कहाँ छिड़ा, अमेरिका में। कहाँ छिड़ा, अमेरिका में। अब देखो जिसके कारण कपास के लिए तहलका मच गया, जिसके लिए जो था कपास के लिए क्या तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी कमी आई, बहुत तेजी से कमी आई। अब देखते हैं कमी कैसे आई। सन 1861 में 20 लाख गट्ठे, प्रत्येक गट्ठे कितने का होता है, 400 पाउंड, यानी 400 की पाउंड, पाउंड में किलो होता है, ठीक है, 400 पाउंड का होता था, ठीक है। वहीं सन 1862 में सिर्फ 55,000 गांठ का ही आयात हुआ। देखो कितने कम हो गए। सन 1861 में कितने आए, 20 लाख गट्ठे आए, और वहीं सन 1862 में कितने आए, 50,000 गट्ठे आए, ठीक है। तो कितनी ज्यादा कमी आ गई कपास के निर्यात में या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, व्यापार में, आप कैसा कह सकते हो। मुंबई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने तथा कपास की कृषि को अधिक प्रतिष्ठित देने के लिए कपास उत्पन्न करने वाले जिलों का दौरा किया। यानी कि उनकी जांच पड़ताल की, कहाँ पे हो सकता है दौरा, यानी वहां पे जाके देखा कि यहाँ कपास उग भी सकता है या नहीं। जब कपास के मूल्य में वृद्धि हुई तो मुंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग की पूर्ति करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कपास खरीदने का प्रयास किया। यानी कि देखो जब ब्रिटेन को कितने चाहिए थे भाई, उसको मिले तो 55,000 ही, उसको चाहिए कितने थे, 20 लाख चाहिए, उसको और ज्यादा चाहिए भाई। जब उसको बढ़ाना है, जब वो उसी का व्यापार था तो उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो क्या हुआ, जब मुंबई के जो कपास के सौदागर थे, जो लोग कपास का व्यापार करते, जब उन्हें इस चीज के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह पे गए, उन्होंने वहां पे घूम फिर कर उन्होंने देखा कि आखिर कहाँ पे हमारी जो है कपास की खेती अच्छी हो सकती है। फिर उन्होंने क्या किया, जो कपास के सौदागर थे उन्होंने ये चीज देखा कि कपास की जो मूल्य था ना, कपास का जो कीमत थी उसमें वृद्धि हो, क्योंकि भाई ब्रिटेन को चाहिए, उसको जरूरत है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा महंगे दामों में भी खरीदेगा।
तो कपास के सौदागर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटेन को अपने अपने यहाँ से निर्यात उगाया, प्लस उनको निर्यात करने के लिए ज्यादा ज्यादा कपास खरीदने का प्रयास किया, पहले उसको मतलब और जगह से खरीदा और वहां पे बेचने का प्रयास किया, या फिर आप ऐसे कह सकते हो उगाया फिर प्रयास किया। देखिए तुरंत उगता तो है नहीं, टाइम लगता है उसमें, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अगर उनके पास था पहले से अगर स्टॉक था तो उसको क्या किया उन्होंने, बेचा। ठीक है। भारत में कपास उत्पादन के लिए किसानों को आसानी से कर्ज मिलने लगा, यानी उसको ऐसा कर दिया गया, ब्रिटेन से ब्रिटिश आए थे तो उनको क्या कपास चाहिए था, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये कहा कि सभी से बोलो कि वो कपास की खेती करें, सभी से क्या बोल दो कि कपास की कृषि करें, और उनको जितना कर्ज चाहिए, जितना वो बोल रहे हैं उनको कर्ज देते जाओ, जितना वो बोलते हैं उतना उनको कर्ज दे दिया जाता, जिससे कि किसानों को जरूरत से अधिक कर्ज दिया जाए, जिसकी वजह से किसानों को जितने की जरूरत थी ना, अगर बोल रहा है 50,000 चाहिए, ले तू 60,000 लेके जा, यानी जितने की जरूरत है उससे ज्यादा ही दिया जा रहा है। ठीक है। साहूकारों के द्वारा ज्यादा ज्यादा धन कर्ज के तौर पे दिया गया है। साहूकार जो थे, जो ऋण का काम करते थे, उनके द्वारा क्या किया गया, ज्यादा ज्यादा किसानों को कर्ज दिया गया था। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान मुंबई में कपास का उत्पादन बहुत बढ़ा, यानी अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था उस टाइम पे मुंबई में क्या हुआ, कपास का जो उत्पादन था उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई या भी बढ़ा। सन 1860 से 1864 के दौरान कपास 2 गुना जमीन पर उगाया गया, यानी कि सन 1864 के बीच में क्या हुआ, जो कपास था ना उसको 2 गुना यानी जमीन पर उगाया गया, यानी कृषि की गई कपास की, दुगुना कृषि किया गया। ठीक है। सन 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास आयात होता था उसका 90% हिस्सा अकेले भारत से जाता था, यानी कि एक टाइम पे देखो 3/4 भाग कहां से आता है, अमेरिका से जाता है, लेकिन अब जब अमेरिका में गृह युद्ध हो गया तो अब ब्रिटेन में क्या 90% हिस्सा, 90% हिस्सा कहां से जा रहा है, हमारे भारत से जा रहा है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है। इस तेजी के सालों में सारे कपास उत्पादकों को समृद्धि नहीं मिल पाई। इस तेजी के जो तेजी की जो वृद्धि थी इन सालों में, क्या सारे जितने भी कपास उत्पादक उनको वृद्धि नहीं हो पाई। अब वो कैसे नहीं है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है। अमीर कृषकों को तो मुनाफा हुआ, परंतु ज्यादातर कृषक ऋण के बोझ में दब गए। अब ये देखो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें जो कहा गया है, इस तेजी के सालों में सारे कपास उत्पादकों को, मान लो कि अब कृषि करने वाले कितने लोग हैं, 500 लोग हैं। ठीक है, 500 लोग हैं। 500 लोग में से क्या है, 300 लोग जो है आपके गरीब हैं, 200 लोग क्या है, 200 लोग मतलब ठीक ठाक है, जमींदार है, अमीर है वो लोग। ठीक है। अब 200 लोग अमीर है तो इन्होंने अपना उत्पादन में अपना अच्छा से अच्छा संसाधन दिया, सारी चीजें अच्छी लगाई, सब अच्छा, इनकी फसल जल्दी उग गई प्लस बेहतर उग गई। ठीक है। किसानों के पास ढंग से इनके पास अपने संसाधन भी नहीं, इन्होंने भी फिर भी उगा लिया। ठीक है, इन्होंने भी उगा लिया। अब देखो जो 200 लोग अमीर है, इनकी क्या कॉन्टेक्ट है, इनका मार्केट में दबदबा है, ये व्यापार करने वाले व्यापारी भी तो है एक तरह से, तो इन्होंने तो भाई कॉन्ट्रैक्ट लगा के बेच दिया धड़ाधड़, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लगा के बेच दिया। और जब 200 लोग हैं अमीर तो जाहिर सी बात है कि 300 लोग के पास जितनी जमीन है उतना तो ये 200 लोग के पास उससे ज्यादा जमीनें होंगी, है कि नहीं, अमीर लोग हैं तो ज्यादा जमीन होंगे कि 300 के दुगने में, यानी 300 लोगों के पास अगर 10 बीघा जमीन है तो यहाँ 200 लोगों के पास 20 बीघा जमीन होगी, डायरेक्ट सीधी सी बात है। तो ज्यादा से ज्यादा इन्होंने क्या कपास का उत्पादन कर दिया। तो जो लोग अमीर थे उन्होंने तो अपना व्यापार कर दिया, लेकिन जो गरीब किसान थे उन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ, इन्होंने जो कपास को उगाने के लिए जो कर्ज लिया था, यानी जिससे 50,000 बोल रहे 60,000 जो मिल रहा था, उस कर्ज के बोझ में ये लोग दब गए। समझ में आया। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऋण का स्रोत सूख गया। अब देखते हैं कौन क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है ऋण का स्रोत सूख गया। अमेरिका में चल रहा गृह युद्ध के दौरान भारत कपास का उत्पादन के बाजार के रूप में पूर्ण रूप से कब्जा करने के सपने देखने लगा। यानी जब अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे जो भारत के जो कपास के व्यापारी थे, सौदागर थे, उनके मनों में उन्होंने बड़े बड़े एकदम ख्याली पुलाव बना लिया, ये बना लिया कि अब जो है ब्रिटेन को हम ही लोग क्या करेंगे, हम ही लोग अपना ब्रिटेन में जितना भी कपास का उत्पादन होगा ना सारा व्यापार हम ही लोग करेंगे, नहीं कब्जा कर, हम ही लोग कपास के व्यापार पे कब्जा कर लेंगे, अमेरिका से नहीं करने देंगे। ऐसा इन्होंने सपना देख लिया। अमेरिका गृह युद्ध के खत्म होने पर भारत का यह सपना बुरी तरह से टूट गया, यानी जितने भी कृषक थे उनका बुरी तरीके से चूर चूर हो गया। जब अमेरिका ने कपास निर्यात करना शुरू किया तो भारत की कपास की बिक्री कमी आने लगी। यानी कि देखो जो अमेरिका था ना, अमेरिका में क्या थे, कपास की जलवायु जो कपास उगाने के लिए वहां की जलवायु बहुत बेहतर है अकॉर्डिंग टू इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडिया बात करें तो यहाँ से जो है वहां की अच्छी है कपास उत्पादन की वृद्धि। तो जाहिर सी बात है जहां अच्छी क्वालिटी होगी लोग वहीं पे जाएंगे, वहीं क्या लोग प्रेफर करेंगे। तो क्या हुआ, अमेरिका ने जब कपास निर्यात करना शुरू किया तो भारत की जो कपास बिक्री थी ना इसमें कमी आने लग गई।
भारत में कपास की बिक्री में कमी आने के बाद महाराष्ट्र में साहूकार अब कर्ज देने से मुकर रहे थे। यानी कि देखो भारत में जब कपास की बिक्री में कमी आने लग गई ना, तब महाराष्ट्र के जो साहूकार थे, एक जगह का डेडिकेट नाम किया गया है, महाराष्ट्र राज्य है ये, ठीक है। महाराष्ट्र के जो साहूकार थे ना, इन्होंने कर्ज देने से मना कर दिया, किसको? किसानों को, जिसके कारण भारत में कपास की मांग तथा दाम दोनों में गिरावट आई। जिसके कारण क्या हुआ, कपास की जो भारत था, भारत में कपास की देखो कोई ले ही नहीं रहा, तो क्या हुआ, यहाँ की जो कपास थी उसमें भी गिरावट आएगी, ठीक है, प्लस उसकी मांग में भी गिरावट आने लगी। भारत में एक और ऋण का स्रोत, यहाँ पे ऋण आएगा, ऋण नहीं आएगा, ठीक है। भारत में एक और ऋण का स्रोत सूख गया तथा दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ती चली गई। यानी कि देखो एक और भारत में क्या था, ऋण का जो स्रोत, जो साहूकार तो कर्ज देने से मना कर रहे हो, कर्ज देने से मुकर गए। वहीं दूसरी ओर क्या था, जो राजस्व की जो मांग थी ना, दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, साहूकारों के द्वारा कर्ज नहीं दिया जा रहा था। साहूकारों के द्वारा क्या है, कर्ज नहीं दिया जा रहा था। किसान अब बुरी तरह से फंस गया था। ऋणदाताओं को किसानों द्वारा ऋण का भुगतान करने की क्षमता पर भरोसा नहीं रहा। जो ऋणदाता थे, जो ऋण देते थे लोगों को, उन्हें ये लगा कि अब किसान जो है, जितनी इन्होंने जो ऋण लिया है ना, वो चुका ही नहीं पाएंगे, तो हम पैसा अपना क्यों बर्बाद करें, क्यों दे। तो इनकी जो ऋणदाता जो थे, उनको यह महसूस हो चुका था, किसान हमारा पैसा नहीं चुका पाएंगे, तो हम इनको ऋण नहीं देंगे। ऋण देने से साफ साफ इनकार कर दिया, ठीक है। अब आता है अन्याय का अनुभव। अब क्या आता है, अब खुलेगी हमारी भारत जनता की आंखें या भारतीय किसानों की आंखें। अन्याय का अनुभव, ऋणदाताओं द्वारा ऋण देने से मना कर दिया गया। जो ऋणदाता थे ना, उन्होंने क्या किया था, ऋण देने से इनकार कर दिया। किसान समुदाय को बहुत क्रोध आया। जो किसान समुदाय था, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। वह इस बात से गुस्सा नहीं था कि जो ऋणदाता ने ऋण के दबाव में दब चुका है। वो इस बात से गुस्सा नहीं था, या उस बात की उसको टेंशन नहीं थी कि मैं ऋण से दब चुका हूं, कर्जे में डूब चुका हूं, बल्कि वह इस बात से अधिक खफा था, नाराज था कि ऋणदाता वर्ग, यानी जो साहूकार वर्ग है, वो अब इतना संवेदनशील हो गया है, वो इतना निर्दयी हो गया है कि उनकी दशा, यानी किसानों की दशा को पर कोई उन्हें रहम नहीं आ रहा है, रहम नहीं खा रहा है। भाई उसने फोकट के पैसे थोड़ी कमाए हैं, है ना, फिर भी यार दे देना चाहिए था, वो मुसीबत में थे। चलो अब देखते हैं। एक ऐसी मानक एग्जांपल दिया गया है कि ब्याज कभी मूलधन से ज्यादा नहीं होता। ये सारी चीजें, अगर 1 लाख रुपए लेते हो, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको उसका दुगना चुकाना पड़ेगा। कभी भी मूलधन आपने जो लिया है, मूलधन से ज्यादा आपको चुकाने की जरूरत नहीं होती। ये ऐसा कहा गया है, लिखा गया है, ठीक है। लेकिन एक मामला ऐसा था जिसमें कि 100 के मूलधन पर 100 रुपए मैंने आपसे उधार लिया और उस पर 2000 से भी ज्यादा का ब्याज लगा गया था। यानी कि 2000 से ज्यादा नहीं, 2000 भी लगे, फिर भी तो मैंने आपसे 100 रुपए लिया। 1 महीने बाद वो कितना हो जाएगा, 2100 रुपए हो जाएगा, बताओ। और 2 महीने बाद वही डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। नहीं, बढ़ते ही जा रहा है। लिया कितना था, 100 रुपए, बढ़ा कितना दिया, 2000 रुपए, यानी कि कितना गुना ज्यादा पैसे ये ले रहे हैं। यानी 100 रुपए मूलधन है, और जो उस पर ऋण है, जो टैक्स लगाया, जो इंटरेस्ट लगाया, वो कितना लग गया, 2000 रुपए लग गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। सन 1859 में सन 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून बनाया। एक परिसीमन कानून बनाया ताकि कोई भी अधिकारी किसानों से ज्यादा ब्याज ना ले सके। एक ऐसा परिसीमन जो है व्यवस्था को लाया गया, कानून बनाया गया, जिसमें कि यह क्या गया कि कोई भी साहूकार है, जो ऋणदाता वर्ग है, वो किसी भी किसान से मूलधन से ज्यादा ब्याज ना ले सके। इस कानून का उद्देश्य लंबी अवधि तक ब्याज का संग्रहण करने से रोकना था। इसका जो मेन उद्देश्य है, वो कहते हैं लंबी अवधि तक, यानी बहुत लंबे समय तक जो ब्याज पर जो पैसे लेते हैं ना, उसके संग्रहण को रोकना था। लेकिन ऋणदाताओं ने इस कानून को घुमाकर अपने ही पक्ष में कर लिया। लेकिन ऋणदाताओं ने क्या, इसको घुमा फिरा के अपने ही पक्ष में ले लिया तथा किसानों से प्रत्येक तीसरे वर्ष एक नया बंद पत्र भरवाने लगे। एक हर 3 साल बाद का एक नया जो पत्र थे, बांध पत्र, जिसपे लिखते हैं ना कि भाई मैंने तुमसे 100 रुपए लिया था, मैंने तुम्हें एक बार 10 रुपए चुका दिया, मैं 10 लिख दिया, 90 लिख दिया। एक बार 10 चुकाया, उसका मैंने 20 चुकाया, और तीसरे बार मैंने कितना चुकाया, मैंने 30 चुकाया। अब चौथे बार जब मैं आऊँ, तुम दोबारा बांध पत्र बनाओगे, फिर वापस से इंक्लूड हो जाएगा। ये ऐसे काम चल रहा था, ठीक है। जब किसी नए बांध पर हस्ताक्षर किया जाता था, तो भुगतान ना की गई शेष रकम अर्थात मूलधन तथा उस पर उत्पन्न और एकत्रित हुए, यानी कि देखो, जब कोई भी किसान था,
उस पे जो देखो जो भी मूलधन था, देखो जो भुगतान ना की गई थी शेष रकम लिया जाता है, जो शेष बच गया रकम उसको लिखा जाता है, प्लस मूलधन क्या है, मूलधन कितना लिया था वो लिखा जाता है, प्लस उत्पन्न एकत्रित यानी कितना आपने पैसा हमें दे दिया है, कितना दे चुके, कितना एकत्रित हम कर चुके, पूरे ब्याज का मूलधन के रूप में दर्ज किया है, कितना मूलधन बना और उसका पूरा दर्ज किया जाता था तथा उस पर नए सिरे से ब्याज लगाया करते थे शुरू से वापस दोबारा। देखो ये तो वही बात होगी, मैंने तुम एक बल्ब लिया 1/12/2025 में, ठीक है। अब वही चीज सेम आप क्या करोगे, अब मैं जब अगली बार जब मान लो आपकी बल्ब जो खराब होगी 2 महीने बाद, ठीक है, यहाँ पे आपका 1/5/2025 में आपकी बल्ब जो है खराब हो गई, 2025 में खराब हो गई। अब आप वापस आओगे, ऐसा थोड़ी मैं वापस से आपकी गारंटी को उस दिन से लागू करूंगा, गारंटी तो वही रहेगी ना। तो ये लोग क्या कहते हैं, उस दिन से वापस से एंट्री कर देते थे, लागू कर देते थे। कई बार ऐसा होता था कि किसान कर्ज चुकता कर देता था, परंतु ऋणदाता उन्हें रसीद नहीं देते थे तथा नकली आंकड़े भी भर दिया करते थे। क्या कहते हैं, वो नकली आंकड़े भी चढ़ा दिया करते थे। किसान से उनकी उपज कम मूल्य पर लेते थे, जो किसान से जो उनकी उपज थी, जो उनकी जो भी वो अनाज उगाते थे उसको क्या है बहुत कम मूल्य पर लेते थे तथा अंत में कृषक की संपदा पर ही उनका अधिकार कर लेते थे, संपत्ति पर ही उनका अधिकार कर लेते। साहूकार बोलते तुम जमीन दे पैसा हमारा दे नहीं पाओगे, घर द्वार छोड़ के भगा देते थे उन्हें और उनकी जमीन जायदाद घर सारी चीजों पर अपना कब्जा कर लेते थे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। बस अब मुझे पता है वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, बट थोड़े से टॉपिक और बचे हैं, एक बार देख लेते हैं कितने टॉपिक बचे, कुछ ही टॉपिक बचे बस। ये लास्ट टॉपिक हमारा, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दक्कन दंगा आयोग। अब देखो दक्कन में जो था एक वो होता है दंगा होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दक्कन देखो, जब दक्कन में विद्रोह फैला तो शुरुआत में मुंबई की सरकार उन्हें गंभीरता से लेने को राजी नहीं थी। देखो जब दक्कन में जो विद्रोह फैला ना, उस टाइम पे क्या था, वहां की जो सरकार थी उसको गंभीरता से नहीं लेगा, कोई नहीं शांत हो जाएगा, परंतु भारत सरकार को सन 1857 की याद से चिंतित थे। जो भारत की जो सरकार थी ना, वो क्या था, 1857 में जो लड़ाई हुई थी, 1857 की क्रांति है, वो हम 11 चैप्टर में पढ़ने वाले, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम मोटा मोटा बताते उसमें हमारा क्या था, उसको हम दूसरा एक आप कह सकते हो स्वतंत्रता कह सकते, दूसरी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आप कह सकते हो उसको, ठीक है। वो कैसे कहेंगे हम 11 में ही पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट रहना चाहिए। तो जो वहाँ की भारतीय सरकार थी ना, उसको क्या 1857 की जो आंदोलन था, जो हिंसा था, विद्रोह था, उसको उसकी चिंता आ गई। तो क्या क्या मुंबई की सरकार पर दबाव डाला, मुंबई की सरकार पर क्या क्या दबाव डाला कि वो चेक करेगी दंगों के कारण क्या है, कारण की छानबीन करें। एक जांच आयोग की स्थापना की गई, एक जांच कारण को जानने के लिए जांच जो आयोग है उसकी स्थापना की गई। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की, आयोग ने क्या किया, एक रिपोर्ट को बनाया, बनाने के बाद देखो सन 1878 में 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई। वो जो रिपोर्ट बनाया उसको 1878 में क्या हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको प्रस्तुत की गई। इसी रिपोर्ट को दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट कहा जाता है। इसी रिपोर्ट क्या क्या है, दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा गया। क्लियर इतना, ठीक है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई। जो जो एक कमेटी बैठाई गई थी, इस कमेटी ने क्या किया कि जहां पे दंगा हो रहा था, जहां दंगा पीड़ित जो जिला था ना, वहां पे जाके क्या क्या उस जिला की जांच पड़ताल कराई गया कि क्या कारण क्या है ये होने का, ठीक है। तो पता चलता है कि किसान वर्ग, साहूकार था, चश्मदीद दबाव के बयान लिए गए, यानी वहां पे क्या जो किसान वर्ग था, किसानों का लिया गया, जो वहां पे जो साहूकार थे उनका बयान लिया गया। चश्मदीद दबाव कौन होते हैं, जो देखते हैं ना मूक दर्शक बन के, जिसकी मान लो यहाँ लड़ाई हो रही है दो लोगों के बीच में, तो आसपास के लोग जो मूक दर्शक बन के जो देख रहे हैं, ये हमारे चश्मदीद गवाह होते हैं, ठीक है। दबाव के बयान लिए। अलग अलग इलाकों में राजस्व की दरों, यानी अलग अलग इलाकों में राजस्व की जो दर थी, यानी टैक्स वसूल करने की जो दर थी, मूलतः ब्याज के विषय में आंकड़े एकत्रित किए गए। सारे जब बातचीत पता चला कि अलग अलग राज्यों में क्या है, जो ब्याज की दर है, राजस्व की दर है, वो अलग अलग है, प्लस इनका जो मूल्य है प्लस ब्याज है, उसके विषय में ही हमें आंकड़े जो सारे एकत्रित हुए हैं। कितना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकारी राजस्व गुस्से की वजह नहीं थी। इस राजस्व में यह कहा, देखो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि राजस्व की वजह से तो लोग परेशान थे, राजस्व की वजह से कर्ज ले रहे थे और भूखे प्यासे से मर रहे थे, तड़प रहे थे, साहूकार उनको कर्ज देने से मना कर रहे थे। तो देखो ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी, खुद किसने बनाई थी, ब्रिटिश लोगों ने बनवाई थी, उन्होंने कमेटी बैठी थी। क्या ब्रिटिश अपने कंपनी के बारे में खुद गलत लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि सरकारी राजस्व जो थी, जो टैक्स लगाया
गया था वहां के ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, जो ब्रिटिश सरकार शासन की तरफ से, वो इसकी वजह नहीं थी। इस दंगे का जो विद्रोह का जो कारण था वो ये टैक्स नहीं था, सरकारी टैक्स नहीं था, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया। लेकिन सारा मेन जड़ घुमा फिरा के क्या है, वही है। पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया आपको, 3 लेक्चर वीडियो में एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। तो सीधा सीधा में मुद्दा देखना है कि सारा जो मसला था घूम फिर के कहाँ आता है, जो सरकारी राजस्व है वहीं पर आता है। इतना के लिए ठीक है। राजस्व गुस्से की वजह नहीं थी, बल्कि इनमें दोष साहूकारों तथा ऋणदाताओं का। इसमें दोष किसका दे दिया, पूरा काला चिट्ठा किस पे फाड़ दिया, साहूकारों पे, जो उनको ऋण देते थे, प्लस जो साहूकार जो वहां के जो उनसे जब वो खरीदते थे अनाज वगैरह, प्लस ऋणदाता। ऋणदाता कौन थे, जो उन पे ऋण पैसा देते थे, किस पे, जो ऋण उधार पे कर्ज पे पैसा देते थे। देखो साहूकार भी पैसा देते और ऋणदाता भी पैसा देते थे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया, और लेक्चर नंबर 3 के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है ये भी कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। अगर हाँ कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, तो प्लीज इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर दूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, आप लोग के एक सब्सक्राइब, एक सपोर्ट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए, और आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए बहुत सारी चीजें हमारे चैनल पे आती रहती हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जितनी भी नई चीजें मैं अपलोड करूं उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।